5 सितंबर सन 1972 को सुबह 4:30 बजे 8 नकाबपोश सशस्त्र आतंकवादी म्यूनिख ओलंपिक्स की इजरायली टीम के अपार्टमेंट में घुस पड़े। उन्होंने रेसलिंग टीम के प्रशिक्षक मोशे वेनबर्ग, जिन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, और वेट लिफ्टिंग चैंपियन जोई रोमानो की हत्या कर दी। चीख पुकार और बंदूक के धमाकों से जाग गए कुछ एथलीट खिड़कियों से कूदकर बच निकले। 9 लोगों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया। जर्मन पुलिस पहुंच गई, जिनके पीछे पीछे अखबारों के संवाददाता, फोटोग्राफर और टेलीविजन के लोग भी पहुंच गए, जिन्होंने ओलंपिक ग्राउंड में घटित होते इस पूरे ड्रामा की खबरें दी। इतिहास में पहली बार सारी दुनिया अपने टेलीविजन के पर्दों पर एक हत्यारे आतंकवादी हमले का सीधा प्रसारण देख रही थी। उसी तरह इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर भी देख रही थी, जिन्हें एक सैन्य अधिकारी ने सोते से जगाया था। गोल्डा जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। यह हमला एक मित्र राष्ट्र में हुआ था और बंधकों को रिहा कराने की जिम्मेदारी जर्मनी के सैनिकों के कंधों पर थी। इजराइल अपना सर्वश्रेष्ठ छापामार दस्ता साइरेत मक्कल भेजना चाहता था, लेकिन बावेरिया राज्य, जहां पर यह हमला हुआ था, उसके अधिकारियों ने उसके इस प्रस्ताव को मानने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। जर्मनों ने इजरायली नुमाइंदों से कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारे बंधकों को रिहा करा देंगे। लेकिन इस संघातक धूर्त आतंकवादी संगठन से निपटने के लिए जिस तजुर्बे, रचनात्मक सोच और साहस की जरूरत थी, जर्मनी में उसका अभाव था। आतंकवादियों और जर्मन अधिकारियों के बीच पूरे दिन भर जारी रही थका देने वाली सौदेबाजी के बाद आतंकवादियों और बंधकों को म्यूनिख के बाहर फर्स्टनफेल्डरब्रुक हवाई अड्डे पर ले जाया गया। जर्मनों ने आतंकवादियों से वादा किया था कि वहां वो लोग एक विमान में सवार होंगे जो उन्हें उनके मनचाहे गंतव्य तक ले जाएगा। लेकिन पुलिस ने दरअसल हवाई अड्डे पर एक अधकचरा सा जाल बिछाया हुआ था। वो हवाई अड्डे के बीचों बीच एक खाली लुफ्तांजा विमान घसीट कर ले आए थे, जिसमें कोई चालक दल नहीं था। आसपास की छतों पर नाकाबिल निशानेबाजों को तैनात कर दिया गया था। आतंकवादियों का नेता विमान की जांच करने आया। ये विमान, जिसमें न कोई चालक दल था, जिसका इंजन ठंडा पड़ा हुआ था, कुछ ही मिनटों में उड़ान भरने वाला था। आतंकवादी तुरंत समझ गए कि उनके साथ छल किया जा रहा था। उन्होंने गोलियां दागना शुरू कर दिया और हैंड ग्रेनेड फेंके। नतीजे में पुलिस के साथ हुई गोलीबारी के दौरान उन्होंने सारे बंधकों की हत्या कर दी। एक जर्मन पुलिस अधिकारी और उसके साथ साथ 8 में से 5 आतंकवादी भी मारे गए। इजरायली जनरल ज़वी ज़मीर, जिन्होंने हाल ही में मोसाड के निदेशक मेयर एमिट की जगह ली थी, कंट्रोल टावर में असहाय बैठे बैठे ये पूरा नाटक देख रहे थे। उन्हें प्रभात मंत्री गोल्डा मेयर ने म्यूनिख भेजा था, लेकिन उन्हें जर्मन मुहिम में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। उनके मेजबान उन्हें यकीन दिलाते रहे कि उनकी योजना कमाल की है और उन्हें तो बस देखते रहना है। लेकिन मोसाड के मुखिया ने जो देखा वो इजरायली एथलीटों का कत्लेआम था। वो अब समझ चुके थे कि इजराइल का एक दुश्मन पैदा हो चुका है, वो आतंकवादी संगठन जो खुद को ब्लैक सितंबर के नाम से पुकारता था। ब्लैक सितंबर, ये वो नया नाम था जो फिलिस्तीनियों ने सितंबर सन 1970 में अपना लिया था, जब जॉर्डन के शहंशाह हुसैन ने अपने राज्य में हजारों फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया था। सन 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद के वर्षों में इन आतंकवादियों ने धीरे धीरे जॉर्डन के अधिकार क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से और राजधानी अम्मान के कई इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इजराइल की सरहद से लगे नगर और गांव उनके खास अड्डे बन गए थे और वो यहाँ की सड़कों पर हथियार लेकर घूमते रहते थे। उन्होंने शहंशाह हुसैन की प्रभुसत्ता को नकार दिया था और धीरे धीरे जॉर्डन के वास्तविक मालिक बन गए थे। शहंशाह ये जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया था। सेना की छावनी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक टैंक के एंटीना पर झंडे की तरह फहराती एक चोली देखी। ये क्या है? उन्होंने गुस्से से पूछा। इसका मतलब है कि हम औरतें हैं, टैंक कमांडर मर्द ने जवाब दिया। आप हमें लड़ने नहीं देते। अंततः हुसैन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसी हालत में जबकि उनका राज्य उनकी उंगलियों से फिसलता जा रहा था, वो अपना सर रेत में नहीं गड़ाए रख सकते थे। 17 सितंबर सन 1970 को शहंशाह ने आतंकवादियों के अड्डों और शिविरों में अपनी सेना को खुला छोड़ दिया। वो एक भयावह नरसंहार था। आतंकवादियों को सड़कों पर गोलियों से भून दिया गया, उन्हें ढूंढ निकाला गया, पकड़ा गया और बिना किन्हीं मुकदमों के फांसी पर लटका दिया गया। उनमें से कुछ ने फिलिस्तीन के शरणार्थी शिविरों में पनाह ली, लेकिन जॉर्डन के तोपखाने ने जरा भी अफसोस जताए बिना इन शिविरों को उड़ाते हुए हजारों फिलिस्तीनियों को मार गिराया। दहशत में डूबे बहुत से आतंकवादियों ने जॉर्डन नदी को पार कर इजरायली सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने जॉर्डन की बंदूकों से मारे जाने के बजाय इजराइल की जेलों में सड़ना बेहतर समझा। उस नरसंहार के दौरान बचे रह गए ज्यादातर आतंकवादी सीरिया और लेबनान भाग गए। उस 6 सितंबर को मारे गए आतंकवादियों की संख्या आज तक अज्ञात है। मारे गए लोगों का आंकड़ा 2000 से 7000 के बीच बताया जाता है। सबसे बड़े फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन फतह के मुखिया यासिर अराफात इंतकाम के जज्बे से भर उठे। उन्होंने फतह के अंदर एक अंदरूनी गुप्त संगठन तैयार किया। भूमिगत के भीतर भूमिगत संगठन। फतह के सामान्य सदस्यों और कमांडरों को इसके वजूद तक की जानकारी नहीं थी। अराफात ने इसे ब्लैक सितंबर नाम दिया। ये संगठन उस नीति सम्मत आचार संहिता का पालन नहीं करता था जिसे अराफात अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सहानुभूति हासिल करने के लिए अब अपने समुदाय पर आरोपित करने की कोशिश किया करते थे। इसे एक ऐसा क्रूर बेलगाम थड़ा बनना था जिसका काम हर मुमकिन तरीका अपनाते हुए पूरी निर्दयता के साथ फिलिस्तीन के दुश्मनों पर हमले करना था। ब्लैक सितंबर का अधिकृत तौर पर कोई वजूद नहीं था और अराफात इससे किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार करते थे, लेकिन गुप्त रूप से वो इसके संस्थापक और नेता थे। उन्होंने फतह के एक वरिष्ठ कमांडर अबू यूसुफ को ब्लैक सितंबर का मुखिया बना दिया था। मुहिमों को अंजाम देने वाले मुखिया के रूप में उन्होंने अली हसन सलामेह को चुना था। ये धर्मांध नजरिए रखने वाला नौजवान था, लेकिन वो कम साहसी और बुद्धिमान नहीं था। अली हसन सलामेह का बेटा था जो सन 1948 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर रह चुका था। हसन सलामेह लड़ाई में मारा गया था और उसके बेटे अली ने अपने पिता के संघर्ष को जारी रखने की कसम खा रखी थी। ब्लैक सितंबर की शुरुआती मुहिमों से इजराइल बहुत चिंतित नहीं रहा था, क्योंकि वो ज्यादातर जॉर्डन के खिलाफ रही थी। इन आतंकवादियों ने जॉर्डन की राष्ट्रीय हवाई सेवा के रोम स्थित कार्यालयों में बम विस्फोट किए थे। उसने मोल्टोवो कॉकटेल्स की मदद से जॉर्डन के पेरिस स्थित दूतावास पर हमला किया था। जॉर्डन के एक विमान का अपहरण करके उसे लीबिया ले गए थे।
बर्न स्थित जॉर्डन के दूतावास, जर्मनी के एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र और हैम्बर्ग तथा रोटरडेम के तेल भंडारों में तोड़फोड़ की थी। बॉन के एक मकान के भंडार गृह में जॉर्डन के 5 गुप्तचरों की हत्याएं की थीं। उनकी सबसे ज्यादा खौफनाक मुहिम थी काहिरा शेरेटन की लॉबी में जॉर्डन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री वासिफ अल-ताल की हत्या। एक हत्यारी ने उनके शव पर छुपकर उनका खून पिया था। 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल की फतह के बाद उन आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का जिम्मा ले लिया था। उन्होंने विमान का अपहरण किया, इजराइल की सरहदों का उल्लंघन किया और नागरिकों की हत्याएं की। बड़े शहरों में बम और विस्फोटक रखे। शबाक और मोसाड को अब इस नए दुश्मन से लड़ना, आतंकवादी संगठनों में सेंध लगाना, उनके मंसूबों को नाकामयाब करना और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया था। फतह अब वो बड़ा संगठन था जिससे इजराइल को टक्कर लेनी थी, ब्लैक सितंबर नहीं था। लेकिन ब्लैक सितंबर जल्दी ही अपनी तयशुदा गतिविधियों की हदों को पार कर गया था और वो पश्चिमी राष्ट्रों और इनमें भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा इजराइल के खिलाफ सक्रिय हो उठा था। म्यूनिख हत्याकांड इसका पहला खूनी हमला था, इसीलिए अली हसन सलाह मेह का उपनाम पड़ा था। म्यूनिख मुहिम के पीछे उसी का दिमाग काम कर रहा था। हत्या और खून के प्रति उसके उन्माद की अफवाहें आतंकवादियों के बीच फैल गई थीं और उन्होंने हसन सलाह मेह के इस बेटे को रेड प्रिंस कहना शुरू कर दिया था। इस अभियान के लिए जिस पहले शहर का चुनाव किया गया था वो था रोम। इस शाश्वत नगर में अग्रिम दल ने एक ऐसे आदमी की शिनाख्त करके उसका पीछा किया था जिस पर आतंकवाद का संदेह कभी किया ही नहीं जा सकता था। ये था नेबलस में जन्मा 38 वर्षीय फिलिस्तीनी वाइल ज़्वेटर, जो लीबियाई दूतावास में क्लर्क था। वो दुबला पतला, सौम्य और मृदुभाषी व्यक्ति था और अरबी भाषा के एक जाने माने लेखक और अनुवादक का बेटा था। वाइल खुद भी अरबी भाषा से और अरबी भाषा में कथा साहित्य और कविता के उत्कृष्ट अनुवादों के लिए जाना जाता था। वो एक निष्ठावान कला प्रेमी भी था। वो मात्र 100 लीबियाई दिनार के मासिक वेतन पर लीबिया के दूतावास में दुभाषीय का काम करता था। सादा जीवन जीता था और पियाजा एनिपेलियानो में एक बहुत छोटे से मकान में रहता था। उसके दोस्त उसे एक संयत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जानते थे जो किसी भी तरह की हिंसा को नकारता था और आतंकवाद और हत्याओं के प्रति अपनी नफरत का अक्सर इजहार किया करता था। लेकिन ज़्वेटर के बेहद करीबी दोस्तों को भी उसके रहस्य की भनक नहीं थी। उनका ये भला दोस्त एक क्रूर कट्टरपंथी था जिसने रोम में निर्ममतापूर्ण निश्चय के साथ ब्लैक सितंबर के अभियानों की कमान संभाल रखी थी। हाल ही में उसने एक संघातक मुहिम की साजिश रचकर उसे अंजाम दिया था। उसने 2 अंग्रेज युवतियों की शिनाख्त की थी जिन्होंने इजराइल में अपनी छुट्टियां बिताने से पहले छुट्टियों के शुरुआती कुछ दिन रोम में बिताए थे। ज़्वेटर ने 2 खूबसूरत आकर्षक फिलिस्तीनी नौजवानों को इन लड़कियों के साथ संपर्क विकसित करके उन्हें फुसलाने के निर्देश दिए। वाकई बहुत जल्दी ही ये औरतबाज उन लड़कियों के बिस्तरों तक पहुंच गए। अपनी इन प्रेयसियों से विदा लेते समय इनमें से एक फिलिस्तीनी ने अपनी लड़की को छोटा सा रिकॉर्ड प्लेयर देते हुए उससे आग्रह किया कि वो ये उपहार वेस्ट बैंक के उसके परिवार तक पहुंचा दे। ये मासूम लड़की तुरंत राजी हो गई और रोम के एयरपोर्ट पर यह रिकॉर्ड प्लेयर महिलाओं के दूसरे सामान के साथ एल में चढ़ा दिया गया। वो नहीं जानती थी कि ज़्वेटर और उसके वो आकर्षक प्रेमी उन्हें उनकी मौत के पास भेज रहे थे। ज़्वेटर की निगरानी में ब्लैक सितंबर के गुप्तचरों ने रिकॉर्ड प्लेयर को खोलकर उसमें विस्फोटक भर दिया था और फिर उसे एकदम नए डिब्बे में बंद कर दिया था। इस गुप्त बम को इस तरह से तैयार किया गया था कि जैसे ही विमान अपनी सामान्य ऊंचाई पर पहुंचता वो फट जाता। विमान और उसके सारे यात्री मरने के लिए अभिशप्त थे। किस्मत से आतंकवादियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इजराइल की ओर आते स्विट्जरलैंड के एक विमान के इसी तरह के बम विस्फोट का शिकार बनाए जाने के बाद एल विमानों के सामान रखने के कंपार्टमेंट्स को एक मोटे सुरक्षा कवच से ढका जाने लगा था ताकि विस्फोट से विमान को क्षति न पहुंचे। वो रिकॉर्ड प्लेयर फटे जरूर, लेकिन विस्फोट को सुरक्षा कवच ने झेल लिया। लाल रोशनी की कौंध से चौकन्ना पायलट तुरंत हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। उन हकी बक्की अंग्रेज लड़कियों से पूछताछ की गई जिन्होंने फिलिस्तीनी प्रेमियों के साथ अपने संबंध का खुलासा किया, लेकिन वो दोनों उन लड़कियों को मौत की ओर धकेलते हुए उन्हें अलविदा कहने के तुरंत बाद इटली से फरार हो चुके थे। हमलावरों की मंडली का पहला दस्ता रोम पहुंचा और उसने ज़्वेटर का कई दिन तक पीछा किया। एक नौजवान और एक युवती लीबियाई दूतावास के सामने चहलकदमी करते रहे और जब भी ज़्वेटर दूतावास के बाहर निकलता, युवती अपने हैंडबैग में छिपे कैमरे से उसका फोटो लेती रहती। विभिन्न विमानों में सवार होकर कुछ पर्यटक रोम पहुंच गए। उनमें से एक एंथनी हटन नामक 47 वर्षीय कनाडावासी ने एक एविस कार किराए पर ली और एजेंसी के क्लर्क को बताया कि वो एक्सेलसियर होटल में ठहरा है। अगर उस क्लर्क ने इस जानकारी की सच्चाई की जांच की होती तो वो पाता कि ऐसा कोई व्यक्ति एक्सेलसियर होटल में नहीं ठहरा था। ठीक उसी तरह कुछ दूसरे पर्यटकों ने भी उसी सप्ताह कारें किराए पर ली थी और कार किराए पर देने वाली एजेंसियों को झूठे पते लिखवाए थे। 16 अक्टूबर की रात को ज़्वेटर घर लौटा और वो लिफ्ट के छेद में 10 लीरा का सिक्का डालने वाला था। मकान का प्रवेश द्वार अंधेरे में डूबा हुआ था और तीसरी मंजिल पर कोई व्यक्ति पियानो पर उदासी भरी धुन बजा रहा था। अचानक अंधेरे में से 2 आदमी नमूदार हुए और उन्होंने 0.22 बेरेटा बुलेट्स की 12 गोलियां ज़्वेटर के शरीर में झोंक दी। किसी ने भी गोलियों के चलने की आवाज नहीं सुनी। वो दोनों गुप्तचर झपटकर प्लाजा एनिपेलियानो में खड़ी फिएट 125 में सवार हो गए। कुछ घंटों बाद वो उस देश से बाहर जा चुके थे। चूंकि ज़्वेटर मारा जा चुका था, उसे छिपाने वाले मोटे आवरण की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। बेरूत के एक अखबार ने एक शोक समाचार प्रकाशित किया जिस पर उन कई आतंकवादी संगठनों के हस्ताक्षर थे जो हमारे एक सबसे अच्छे लड़ाकू की मौत पर शोक मना रहे थे। कुछ दिन बाद पेरिस की 175 अलेजिया स्ट्रीट पर स्थित एक मकान में फोन की घंटी बजी। डॉक्टर महमूद हमशारी ने फोन उठाया। डॉक्टर हमशारी, फ्रांस में पीएलओ के नुमाइंदे। फोन करने वाला जोरदार इतावली लहजे में बात कर रहा था। उसने फिलिस्तीन के ध्येय के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक इतावली पत्रकार के रूप में अपना परिचय देते हुए हमशारी का इंटरव्यू लेने का आग्रह किया। वो हमशारी के घर से काफी दूर एक कैफे में मिलने पर सहमत हुए। हमशारी एक सम्मानित इतिहासकार था जो अपनी फ्रांसीसी बीवी मेरी क्लॉड और छोटी सी बेटी के साथ पेरिस में रहता था। वो इधर काफी सावधानी बरतने लगा था। सड़क पर चलते हुए वो ऐसे लोगों पर निगाह रखता था जिनको देखकर उसे लगता था कि वो उसका पीछा कर रहे हो सकते हैं। वो अपना ऑर्डर पूरा होने के पहले ही कैफे और रेस्तरां से निकल जाता था।
वो अक्सर अपने पड़ोसियों से पूछताछ किया करता था कि कोई अजनबी तो उसके बारे में नहीं पूछ रहा था। ऊपरी तौर पर उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक अकादेमिशियन था, सीधा साधा आदमी था, पेरिस की बौद्धिक मंडली में भली भांति रमा हुआ था। उसे कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। एनी फ्रैंको ने साप्ताहिक ज़ेन अफ्रीक में लिखा था, क्योंकि वो कोई खतरनाक आदमी नहीं है। इजरायली खुफिया सेवाएं इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन इजरायल की खुफिया सेवाओं को कुछ और भी बातें मालूम थीं। उन्हें सन 1969 में डेनमार्क में बेन गुरियन की हत्या की नाकामयाब रही कोशिश में हमशारी के शामिल होने की जानकारी थी। उन्हें सन 1970 में स्विट्जरलैंड के एक उड़ते हुए विमान में किए गए विस्फोट में उसके शामिल होने की जानकारी थी, जिसमें 47 लोगों की जानें गई थी। कुछ रहस्यमय अरब लोगों के साथ उसके संपर्कों की जानकारी थी, जो रात के समय भारी सूटकेस लेकर उसके मकान में आया करते थे। इजरायली खुफिया सेवाओं को यह भी मालूम था कि हमशारी अब यूरोप में ब्लैक सितंबर का सहायक कमांडर था। इसीलिए जिस दिन हमशारी उस इतालवी रिपोर्टर को इंटरव्यू देने अपने मकान से निकला, कुछ लोग उसके मकान में घुसे और 15 मिनट बाद वापस चले गए। अगले दिन वो अजनबी मकान से हमशारी की बीवी और बेटी के निकलने और हमशारी के अकेले रहने तक का इंतजार करते रहे। टेलीफोन की घंटी बजी और उसने रिसीवर उठाया। डॉक्टर हमशारी, वही इतालवी पत्रकार फिर से बोल रहा था। हाँ, बोल रहा हूँ। उसी क्षण हमशारी को सीटी की एक तीखी आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक गरजता हुआ विस्फोट। उसकी मेज के नीचे जो विस्फोटक छिपाया गया था वो फट पड़ा और हमशारी बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल में मर गया। मरने से पहले उसने इस मौत के लिए मोसाड पर आरोप लगाया। हमशारी की मृत्यु के कुछ दिन बाद माई खरारी और जोनाथन इंग्लेबी नामक दो आदमी साइप्रस द्वीप पर पहुंचे। वो निकोसिया के ओलंपिया होटल में ठहर गए। इधर इजरायल, सीरिया, लेबनान और मिस्र के करीब होने की वजह से साइप्रस इजरायली और अरब गुप्तचरों के बीच लड़ाई का मैदान बन गया था। इस बार इन दो इजरायली गुप्तचरों ने हुसैन अब्द अल हीर नामक एक फिलिस्तीनी का पीछा किया। कुछ महीने पहले अब्द अल हीर को साइप्रस में ब्लैक सितंबर का नुमाइंदा नियुक्त किया गया था। वो सोवियत यूनियन और उन पूर्वी खेमे के राष्ट्रों के साथ संबंधों की जिम्मेदारी भी संभालता था, जो आतंकवादियों का स्वर्ग और शरण स्थल बन गए थे। रूस, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया में फिलिस्तीनी आतंकवादियों को सेना के अड्डों और विशेष सैन्य इकाइयों में प्रशिक्षण दिया जाता था। ये देश इन आतंकवादी संगठनों के लिए हथियारों और उपकरणों की खेपें भेजा करते थे। सोवियत विचारधारा में उत्कट आस्था रखने वाले बहुत से फिलिस्तीनी नेता मॉस्को की पैट्रिक लुबाम्बा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते थे। अब्द अल हीर इजरायल में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और उन अरब जासूसों को खत्म कर देने की जिम्मेदारी भी संभालता था, जो साइप्रस में अपने आकाओं से मिलने आते थे। एक्स समिति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उस रात अब्द अल हीर अपने होटल के कमरे में लौटा। उसने कमरे की बत्तियां बुझाईं और बिस्तर पर चला गया। जोनाथन इंग्लेबी को जब यह निश्चय हो गया कि वो आदमी सो चुका है, तो उसने एक रिमोट कंट्रोल मॉनिटर का बटन दबा दिया। एक भीषण विस्फोट ने होटल को हिला दिया। इजरायल से सुहागरात मनाने एक नौजवान दंपत्ति होटल की तीसरी मंजिल के कमरे में बचाव के लिए अपने पलंग से कूदकर उसके नीचे छुप गए। रिसेप्शन का क्लर्क अब्द अल हीर के कमरे की ओर भागा। जब धुआं शांत हो गया तो वहां का डरावना दृश्य देखकर वो पीला पड़ गया। संडास में अटका अब्द अल हीर का खून से सना सर उसके सामने था। ब्लैक सितंबर ने तत्काल इंतकाम की कार्यवाहियां की। 26 जनवरी सन 1973 को मोशे हनान ईशाई नामक एक इजरायली मेड्रिड की जोस अंतोनियो स्ट्रीट के मॉरिसन पब में अपने एक फिलिस्तीनी दोस्त के साथ बैठा था। जब वो पब से बाहर निकले तो दो आदमियों ने उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। फिलिस्तीनी भाग गया। तभी उन आदमियों ने अपने हथियार निकाले और ईशाई पर गोलियों की बौछार करके चंपत हो गए। कुछ ही दिनों बाद ये बात जाहिर हो गई कि ईशाई का वास्तविक नाम बरूच कोहेन था। वो मोसाड का एक अनुभवी गुप्तचर था, जिसने मैड्रिड में फिलिस्तीनी छात्रों का एक नेटवर्क खड़ा किया था। जिस नौजवान से वो पब में मिला था वो उसका एक मुखबिर था, जिसे दरअसल ब्लैक सितंबर ने उस नेटवर्क में छिपा रखा था। उसके साथियों ने बरूच कोहेन की जान को लेकर अब्द अल हीर की मौत का इंतकाम लिया था। ब्लैक सितंबर पर ब्रसेल्स के एक कैफे में एक और इजरायली गुप्तचर ज़ेडोक ऑफिर को गोली मारकर घायल करने और लंदन स्थित इजरायली दूतावास में पदस्थ डॉक्टर एमी शिकोरी की पत्र बम के माध्यम से हत्या करने का संदेह था। अब्द अल हीर की मौत के 2 हफ्ते बाद ब्लैक सितंबर ने साइप्रस में एक नए गुप्तचर को नियुक्त किया। इस फिलिस्तीनी को निकोसिया आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि वो केजीबी के अपने संपर्क सूत्र से मिला। होटल लौटा, उसने कमरे की बत्तियां बुझाईं और उसी तरह मारा गया जिस तरह अब्द अल हीर मारा गया था। इसीलिए अराफात और अली हसन सलामीह ने इंतकाम की एक बड़ी कार्यवाही करने का फैसला किया। उन्होंने एक विमान का अपहरण करने, उसे विस्फोटकों से लैस करने और एक आत्मघाती छापामार द्वारा उसे उड़ाकर इजरायल ले जाने की योजना बनाई। योजना ये थी कि विमान को तेल अवीव के बीच विस्फोट का शिकार बनाकर सैकड़ों लोगों की जान ले ली जाती। ये न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर 9/11 हमले का एक शुरुआती संस्करण था। मोसाड के गुप्तचरों को इस योजना की भनक लग गई और कई गुप्तचरों ने पेरिस में फिलिस्तीनियों की एक मंडली का पीछा करना शुरू कर दिया, जो इस साजिश की जिम्मेदारी संभालते लग रहे थे। एक रात इन गुप्तचरों का ध्यान एक बुजुर्ग की ओर गया जो उस मंडली में शामिल हो गया था। उन्होंने इस आदमी का फोटो मोसाड के मुख्यालय को भेजा, जहां इस अजनबी की शिनाख्त ब्लैक सितंबर के एक वरिष्ठ नेता बसील अल कुबैसी के रूप में की गई। कुबैसी बेरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक जाना माना विधिवेत्ता, विधिशास्त्र का प्रोफेसर और सम्मानित अध्येता था, लेकिन वो भी ज़्वेटर और हमशारी की ही तरह खुफिया तरीके से एक खतरनाक आदमी था। उसने सन 1956 में इराक के शहनशाह फैजल के शाही कारवां के रास्ते में कार बम रखकर शहनशाह की हत्या करने की कोशिश की थी। ये बम वक्त से पहले ही फट गया था और अल कुबैसी लेबनान और फिर अमेरिका भाग गया था। कुछ साल बाद उसने गोल्डा मेयर की हत्या करने की कोशिश की थी, जब वो अमेरिका की यात्रा पर थी। जब ये कोशिश नाकामयाब रही तो उसने पेरिस में आयोजित समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मेयर की हत्या करने की कोशिश की। ये एक और नाकामयाबी थी। अल कुबैसी ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। वो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन में शामिल हो गया और इस संगठन के नेता जॉर्ज हबाश का सहायक बन गया। उसने 30 मई सन 1972 के हत्याकांड की योजना में भाग लिया, जिसमें लॉर्ड हवाई अड्डे पर अरब और जापानी आतंकवादियों ने मासूम लोगों पर हमले किए थे।
उस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर उस पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा पर प्यूरिटो रिको से आए लोग थे। बाद में अल कुबैसी ब्लैक सितंबर में शामिल हो गया था और अब वो संभवतः आत्मघाती विमान अभियान का संचालन करने पेरिस में था। वो प्लेस डिला मेडेलिन से कुछ दूर ऑर्किड स्ट्रीट पर एक होटल में ठहरा था। 6 अप्रैल को कैफे डिला पेक में डिनर करने के बाद अल कुबैसी अपने होटल वापस जा रहा था। प्लेस डिला मेडेलिन पर मोसाड के हमलावरों की मंडली इंतजार कर रही थी। 2 लोग सड़क पर तैनात थे, 2 और लोग कार में थे। उनमें से एक ने ब्लॉन्ड विग पहन रखा था। जैसे ही अल कुबैसी करीब पहुंचा, वो दोनों गुप्तचर अपनी बंदूकें संभालते हुए उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एक भड़कीली कार कुबैसी के आगे आकर खड़ी हो गई और एक खूबसूरत स्त्री ने कार की खिड़की से सर बाहर निकाला। उनके बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ और अल कुबैसी उस कार में बैठ गया। कार तुरंत ही चल पड़ी। उन निराश गुप्तचरों को समझ में आ गया कि वो स्त्री वेश्या थी और उसने अल कुबैसी के सामने संसर्ग का प्रस्ताव रखा था। उस फूहड़ औरत की वजह से सारी योजना चौपट होने जा रही थी, लेकिन वहां मौजूद टीम कमांडर ने उन निराश योद्धाओं को सांत्वना दी। उसने समझदारी दिखाते हुए कहा, इंतजार करो और देखो, वो जल्दी ही उसे वापस यहाँ लाएगी। उसने पूछा नहीं कि वो कैसे जानता है, लेकिन उसका कहना सही था। बमुश्किल 20 मिनट बाद कार वापस आ चुकी थी। अल कुबैसी ने वेश्या से विदा ली और होटल की ओर चल पड़ा। वो कुछ एक कदम चला होगा कि 2 आदमी उसका रास्ता रोकते हुए अंधेरे में से प्रकट हुए। उनमें से एक था डेविड मोलार्ड। अल कुबैसी तुरंत समझ गया। नहीं, वो फ्रांसीसी बोलता हुआ चिल्लाया, नहीं ऐसा मत करो। 9 गोलियों ने उसके शरीर को छेद दिया और वो मेडेलिन चर्च की बगल में ढेर हो गया। मोसाड के गुप्तचर कार में सवार हुए और उस चौराहे से भाग खड़े हुए। बाद के महीनों में मोलार्ड और किडॉन के सदस्यों ने ब्लैक सितंबर के उन कई नुमाइंदों को मार गिराया जो जहाज खरीदकर उन्हें विस्फोटकों से भरकर इजराइल के बंदरगाहों की ओर ले जाने वाले थे। 1 अप्रैल सन 1973 को गिलबर्ट रिम्बा नामक एक 35 वर्षीय बेल्जियाई सैलानी बेरूत के सैंडल होटल में ठहरा। उसी दिन डीटर और न्यूडर नामक एक और सैलानी इसी होटल में ठहर गया। ऊपरी तौर पर ये दोनों आदमी एक दूसरे को नहीं जानते थे। दोनों को महासागर के नजारे की ओर खुलते कमरे दिए गए। 6 अप्रैल को 3 और सैलानी इस होटल में आ गए। ठाठदार साफ सुथरी पोशाक वाला एंड्रयू विश्लॉ अंग्रेज था। डेविड मोलार्ड, जो 2 घंटे बाद रोम के विमान में पहुंचा था, उसने चार्ल्स बोसार्ड के नाम का बेल्जियाई पासपोर्ट पेश किया। जॉर्ज एल्डर, जो शाम को पहुंचा था, वो भी अंग्रेज था, लेकिन अपने मुल्क से आए उस दूसरे सैलानी से एकदम विपरीत था। एक और अंग्रेज सैलानी चार्ल्स मैके अलबैदा समुद्र तट पर स्थित अटलांटिक होटल में ठहर गया। एक सच्चे अंग्रेज की तरह उसने मौसम के पूर्वानुमान के बारे में 2 बार पूछताछ की। 6 लोग अपने अपने स्तर पर बेरूत की सैर करते रहे, सड़कों पर पैदल घूमते रहे और वहां की मुख्य सड़कों से परिचय स्थापित करते रहे। एविस और लेंसर की एजेंसियों से उन्होंने 3 बुइक स्काईलार्क, एक प्लाईमाउथ स्टेशन वैगन, एक विलियांट और एक रेनॉ 16 कारें किराए पर ली। 9 अप्रैल को जहाज विरोधी प्रक्षेपास्त्रों से लैस इजरायली नौसेना के 9 छोटे जहाजों का एक बेड़ा समुद्र में उतरा और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में घुल मिल गया। इस एमबी मिफ्ताह में कर्नल एमनॉन लिप्किन की कमांड के अधीन एक पैराट्रूपर दस्ता सवार था, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के मुख्यालय पर धावा बोलने वाला था। 2 और दस्ते एमबी काश से रवाना हुए। कर्नल एहुद बराक की कमांड में एक अन्य पैराट्रूपर प्लाटून और सैरेत मतवल दस्ता, ये एक अलग मुहिम पर निकले थे। रवाना होने से पहले दोनों को 4 लोगों की तस्वीरें मिली थीं। इनमें से 3 थे अबू यूसुफ, ब्लैक सितंबर का सर्वोच्च कमांडर, कमाल अडवान, फतह की मुहिमों का शीर्ष कमांडर, जो इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में ब्लैक सितंबर के अभियानों की जिम्मेदारी भी संभालता था, और कमाल नासिर, फतह का मुख्य प्रवक्ता। इन सैनिकों को बताया गया था कि ये तीनों वर्दुन स्ट्रीट पर एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। चौथी तस्वीर अली हसन सलामी की थी। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ था। सारे छापामार असैन्य पोशाकों में थे। रात 9 बजे जब ये नौकाएं बेरूत पहुंची तो इन लोगों ने विग और हिप्पियों की पोशाकें पहन ली। एहुद बराक ने औरतों की पोशाक पहनकर काले बालों वाली गोरी कामुक स्त्री का स्वांग रच लिया। उसकी चोली में कई विस्फोटक छिपे हुए थे। बेरूत के समुद्र तट पर हवा से भरी रबर की कई नौकाएं अंधेरे में प्रकट हो रही थीं, जो पैराट्रूपर्स को उनके जहाजों से तट पर ले आईं। उन्होंने देखा कि उनके सामने 6 कारें खड़ी हुई थीं, जिनमें से हर एक में ड्राइवर की सीट पर एक सैलानी सवार था। हर सैनिक को मालूम था कि उसके लिए कौन सी कार में बैठना था। कुछ ही मिनटों में वो कारें अलग अलग दिशाओं की ओर रवाना हो गईं। उनमें से कुछ कारें पॉपुलर फ्रंट के कार्यालय की ओर मुड़ गईं। दूसरे वाहन, जिनमें से एक को मोलार्ड चला रहा था, उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर बढ़ गए जहां ब्लैक सितंबर के नेता रहते थे। पॉपुलर फ्रंट के कार्यालय की ओर रवाना हुआ सैन्य छापामार दस्ता पहले से ही तेल अवीव के उपनगर की एक अधबनी इमारत का इस्तेमाल करते हुए हमले का अभ्यास कर चुका था। एक रात जब सेना प्रमुख डेविड अल आजार ये प्रशिक्षण देखने आए थे, तो युवा खूबसूरत लेफ्टिनेंट एविडा शोर उनके पास गया था। हम बेरूत की उस इमारत को ध्वस्त करने के लिए 120 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एविडा ने उनसे कहा था, लेकिन यह गैर जरूरी और खतरनाक है। इस विस्फोट से पड़ोस की इमारतों पर भी असर पड़ेगा और वहाँ बहुत से नागरिक रहते हैं। उसने अपनी जेब से नोटबुक निकाली। मैंने कुछ हिसाब लगाया है, हमें सिर्फ 80 किलोग्राम विस्फोटकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना विस्फोटक दूसरे मकानों में रहने वाले मासूम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उस इमारत को ध्वस्त कर देगा। अल आजार ने उन आंकड़ों को जांचा और वो शोर के सुझाव से सहमत हो गए। उन्होंने मुहिम के कमांडर को 80 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए। अब पैराट्रूपर पॉपुलर फ्रंट के मुख्यालय पर पहुंच चुके थे। एक संक्षिप्त गोलाबारी के बाद, जिसमें 2 इजरायली छापामारों की जानें चली गईं, पैराट्रूपर ने इमारत की प्रवेश लॉबी को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर 80 किलोग्राम विस्फोटक रख दिया। विस्फोटक ने इमारत को मलबे के ढेर में बदलकर बहुत से आतंकवादियों को मार डाला, लेकिन पड़ोस के मकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो छापामार मारे गए थे, उनमें से एक लेफ्टिनेंट एविडा शोर था। उसी समय पैराट्रूपर्स के दूसरे दस्तों और नौसैनिक छापामारों ने दक्षिण बेरूत के कई आतंकवादी शिविरों पर हमला कर दिया। ये एक ध्यान आकर्षित करने वाली चाल थी, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों और लेबनानी सेना को प्रतिक्रिया के लिए उकसाना था, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ठीक उसी वक्त
सही रेत मतकल छापामार वद्रुन स्ट्रीट की इमारत पर पहुंच गए। वो इमारत में घुसने को ही थे कि 2 लेबनानी पुलिस अधिकारी वहां से गुजरे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही देखा कि एक प्रेमी युगल फुटपाथ पर बड़ी नजाकत के साथ आलिंगन कर रहे थे। इनमें जो रोमियो था वो कोई और नहीं बल्कि सही रेत का एक सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू मुकी बेत्सर था और उसकी कमनी जूलियट की भूमिका में था एहुद बराक। जैसे ही वो पुलिस अधिकारी मोड़ पर मुड़े, ये इजरायली इमारत में पिल पड़े। वो एक साथ दूसरी मंजिल पर कमाल अडवान के, तीसरी मंजिल पर कमान नासिर के और छठवीं मंजिल पर अबू यूसुफ के अपार्टमेंट में दाखिल हुए। इन आतंकवादी नेताओं को कोई मौका नहीं मिला। जब पैराट्रूपर उनके फ्लैटों में घुस पड़े तो ये नेता अपने हथियारों की ओर बढ़े, लेकिन सैनिक उनसे ज्यादा फुर्तीले थे। कुछ ही मिनटों में तीनों आतंकवादी मारे गए। अबू यूसुफ की बीवी ने अपने शरीर को ढाल बनाकर उसे बचाने की कोशिश की और वो भी गोली का निशाना बन गई। एक और अवांछित मौत एक बूढ़ी इतावली स्त्री की हुई जो अडवान के अपार्टमेंट की बगल में रहती थी। उसने गोलियों की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और गोलियों की बौछार से मारी गई। मुहिम के दौरान छापामारों ने वो दस्तावेज भी एकत्रित किए जो ब्लैक सितंबर के इन नेताओं की अलमारियों और मेज की तराजों में पाए गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने घायलों और मृतकों को उठाया और अपनी कारों में सवार होकर समुद्र तट की ओर भागे, जहां हवा से भरी रबर की नौकाएं उनका इंतजार कर रही थीं। समुद्र तट पर मोसाड के 6 सैलानियों ने अपनी किराए की कारों को सिलसिलेवार ढंग से एक कतार में खड़ा किया और उनकी चाबियां इग्निशन में लगाकर छोड़ दी। कुछ दिनों बाद जिन कंपनियों ने ये कारें किराए पर दी थीं, उन्हें अमेरिकन एक्सप्रेस के माध्यम से उनके किराए का भुगतान प्राप्त हो गया। ये टास्क फोर्स एक बार फिर से मुख्य जहाज पर आ मिला और इजराइल की ओर रवाना हो गया। मुहिम पूरी तरह से कामयाब रही। पीएफएलपी का मुख्यालय खत्म हो चुका था। ब्लैक सितंबर के नेता मारे जा चुके थे। इनमें इस संगठन का कमांडर अबू यूसुफ भी शामिल था। अप्रैल सन 1971 में 2 खूबसूरत फ्रांसीसी युवतियां लॉर्ड हवाई अड्डे पर उतरी थीं और उन्होंने जाली फ्रांसीसी पासपोर्टों के साथ इमिग्रेशन के रास्ते से निकलने की कोशिश की थी। हवाई अड्डे के सुरक्षा तंत्र को उनके आने की चेतावनी पहले से ही मिल चुकी थी। उन लड़कियों को बगल के एक कमरे में ले जाया गया, जहां महिला पुलिस और शबाब के महिला अधिकारियों ने उनकी तलाशी ली। इस तलाशी में एक विचित्र चीज सामने आई। इन स्त्रियों के अंडरवियर समेत सारे कपड़े सामान्य से ज्यादा वजनदार थे। महिला पुलिस ने पाया कि उनके कपड़ों में कोई सफेद पाउडर रचा बसा था। लगता था कि उनके कपड़ों को किसी गाढ़े घोल में डुबाया गया था जिसमें वो सफेद पाउडर मिला हुआ था। जब उन कपड़ों को छटकारा गया और रगड़ा गया तो उनमें से बड़ी मात्रा में वो पाउडर चढ़ा। उन महिलाओं की उत्कृष्ट सैंडलों की एड़ियों से भी और ज्यादा सफेद पाउडर निकला। इस तरह ये दोनों लड़कियां करीब 12 पाउंड सफेद पाउडर लिए थीं, जिसकी जांच करने के बाद पता चला कि वो एक शक्तिशाली प्लास्टिक विस्फोटक था। एक लड़की के सूटकेस में पाए गए रुई के फाहों के डिब्बे में पुलिस को बहुत सारे विस्फोटक मिले। पूछताछ के दौरान वो लड़कियां फूट पड़ीं और उन्होंने कबूल किया कि वो दोनों बहनें हैं और मोरक्को के एक रईस व्यापारी की बेटियां हैं। उनके नाम थे नाडिया और मेडेलिन बर्देली। उनसे पेरिस में एक आदमी ने संपर्क किया था और चूंकि उनको साहसिक कारनामे करने में मजा आता था, तो इसलिए वो पाउडर चोरी छुपे इजराइल लाने पर राजी हो गई थी। और इसमें तुम्हारे साथ और कौन है? पुलिस के जासूसों ने पूछा। उस दोपहर कई पुलिस अधिकारियों ने टेल अवीव के एक छोटे से होटल कामाडोर में छापा मारा और एक बुजुर्ग फ्रांसीसी दंपत्ति पिएख और एडिथ बुखकेल्ताख को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने इस दंपत्ति के ट्रांजिस्टर रेडियो के कलपुर्जे खोले तो उन्होंने पाया कि वो विस्फोटक चार्ज तैयार करने के लिए डिलेड एक्शन फ्यूजेस से भरा हुआ था। पिएख बुखकेल्ताख बुरी तरह से रो पड़ा। अगले दिन खतरे से निश्चिंत इस मुहिम की कमांडर भी इजराइल पहुंच गई। ये एक 26 वर्षीय आकर्षक फ्रांसीसी स्त्री थी जिसके पास फ्रांसीन अडेलिन मारिया के नाम का पासपोर्ट था। उसका असली नाम था एवलिन बर्गेस और मोसाड के लोग उसे एक पेशेवर आतंकवादी के रूप में भली भांति जानते थे। वो उग्र मार्क्सवादी थी जो यूरोप में कई आतंकवादी हमलों में हिस्सा ले चुकी थी। जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो इस तथाकथित पासओवर टीम के सदस्यों ने कबूल किया कि उनका इरादा यह था कि एक ऐसे समय में जब टेल अवीव पर्यटकों से भरा हो, वहां के 9 बड़े होटल्स को उन प्लास्टिक विस्फोटकों से उड़ा दिया जाए और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों और इजरायलियों को मौत के घाट उतारकर इजराइल को भीषण आघात पहुंचाया जाए। भले आदमियों का यह झुंड तो जेल चला गया, लेकिन जो आदमी पर्दे के पीछे से डोर खींच रहा था वो नहीं पकड़ा गया था। यह आदमी था मोहम्मद बौदिया, जो एक आकर्षक अल्जीरियाई पेरिस की एक नाटक मंडली का निर्देशक और स्वयं एक अभिनेता था। एक बार फिर एक दोहरी शख्सियत वाला व्यक्ति, संस्कृति से जुड़ा आदमी, बौद्धिक और कलाकार जिसका मंचीय जीवन उसकी आपराधिक गतिविधियों को ढकने की भूमिका निभाता था। वो एवलिन बर्गर का प्रेमी था और इतने ज्यादा प्रेम प्रसंगों में रत रहा था कि मोसाड के गुप्तचर उसे ब्लू बियर्ड कहा करते थे। वो फॉन्सी सा डगनाख स्ट्रीट के एक मकान में, जो कि शायद उसकी नई प्रेमिका का डेरा था, रात गुजारता रहा। वो अंधेरे में उस कार पर नजर रखे थे। अगली सुबह 29 जून सन 1973 को बौदिया अपने कार के पास पहुंचा। उसने बाहर से उसको अच्छी तरह से जांचा, चेसिस के नीचे झांक कर देखा और लगा कि जब उसे तसल्ली हो गई है तो दरवाजे का ताला खोलकर ड्राइवर की सीट पर वो बैठ गया। तभी एक भीषण धमाके ने कार को आड़े टेढ़े कालिख पोते अंजर पंजर में बदल दिया और बौदिया का काम तमाम कर दिया। इजराइल से उसके और भी गुप्तचर आ गए थे, जिनमें जुई ज़मीर भी शामिल थे। सलामेह का खात्मा ब्लैक सितंबर के संपूर्ण विनाश की आखिरी सीढ़ी था और इस फाइनल के लिए जुई ज़मीर स्वयं उपस्थित रहना चाहते थे। हत्यारों की भूमिका हर कहीं मौजूद रहने वाले जोनाथन इंग्लेवी के साथ साथ रॉल्फ बेयर और जेरार्ड एमिली लेफोन्ड निभाने जा रहे थे। डेविड मोलार्ड ने इस अभियान में हिस्सा नहीं लिया था। सहायक दस्ते ने कारें और होटल्स के कमरे किराए पर ले लिए थे। कुछ लोगों का कहना था कि कस्बे के बाशिंदों ने तुरंत ही वहां की आसपास गतिविधियों को लक्ष्य कर लिया था। लिल्ला हामिर में बहुत से पर्यटकों की मौजूदगी, जिनकी कारें हर तरफ भागती नजर आ रही थीं। लिल्ला हामिर में गर्मियों के दिन का आम दृश्य ऐसा नहीं हुआ करता था। 21 जुलाई सन 1973 को सलामेह और उसकी गर्भवती प्रेयसी एक सिनेमा घर से बाहर निकले और जहां से वो हेयर ईगल्स डेयर में क्लिंट ईस्टवुड का अभिनय देख कर आ रहे थे। दोनों ने बल पकड़ी और एक खामोश सुनसान सड़क पर उतर गए। अचानक एक सफेद कार ने उनकी बगल में पहुंचकर ब्रेक लगाया। कुछ आदमी हाथों में बेरेटा बंदूक में लिए हुए तेजी से कार से कूदकर फुटपाथ पर आए और उन्होंने सलामेह के शरीर पर 14 गोलियों की बौछार कर दी। रेड प्रिंस मर चुका था। मुहिम के समाप्त होते ही माइक हरारी ने अपने आदमियों को फौरन नॉर्वे से रवाना होने का आदेश दिया।
ये वापसी नियमानुसार हुई। अगले दिन नॉर्वे के मीडिया ने इजरायली गुप्तचरों की गिरफ्तारी की खबरें छाप दी। ये मोसाड की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर भयानक आघात था। लेकिन मीडिया ने एक और खबर प्रकाशित की थी जो कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। मोसाड ने गलत आदमी की हत्या कर दी थी। लिलेहामिर में मारा गया आदमी अली हसन सलामी नहीं था, वो अहमद बुशीकी था, मोरक्को का रहने वाला एक वेटर जो रोजगार की तलाश में नॉर्वे आया था। उसने सुनहरे बालों वाली एक नॉर्वेजियाई स्त्री टूरिन से शादी की थी जो 7 महीने के गर्भ से थी। सारी दुनिया के अखबार सनसनीखेज हेडलाइन से भर उठे थे। पकड़े गए गुप्तचरों पर मुकदमा चला और उनमें से कईयों को लंबी समय के कारावास की सजा। सन 1975 की बसंत ऋतु की एक सुहावनी शाम को बेरूत के एक परिवार ने दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री की मेहमान नवाजी की। जॉर्जिना रेज़्ग निश्चय ही इस उपाधि के काबिल थे, क्योंकि 4 साल पहले वो फ्लोरिडा के मियामी समुद्र तट पर आयोजित भड़कीली सौंदर्य प्रतियोगिता में विश्व सुंदरी चुनी गई थी। लेबनान की इस भव्य सुंदरी ने प्रसिद्धि और खिताब और विश्व के नेताओं के साथ मुलाकातों के अवसर हासिल किए थे। लेबनान में उसने एक सुपर मॉडल और फैशन बुटीक्स की मालकिन के रूप में शानदार करियर बनाया था। उस शाम उसके दोस्तों के घर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत करिश्माई नौजवान से हुई। उन्हें इश्क हो गया। 2 साल बाद 8 जून सन 1977 को उन्होंने शादी कर ली। ये सुखी दूल्हा था अली हसन सलामी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसने भी जबरदस्त तरक्की की थी। सन 1973 के अंत में ब्लैक सितंबर का वजूद समाप्त हो गया था। उसके संगठन के ध्वस्त हो जाने के बावजूद सलामेह अराफात का दायां हाथ और दत्तक पुत्र बन चुका था। 18 जनवरी सन 1979 को एक अंग्रेज सैलानी पीटर स्क्राइवर बेरूत पहुंचा, मेडिटेरेनी होटल में ठहरा और उसने लेंसर एजेंसी से नीले रंग की एक फॉक्सवैगन गोल्फ कार किराए पर ली। उसी दिन वो कनाडा के एक सैलानी रोनाल्डो कोलबर्ग से मिला जो रॉयल गार्डन होटल में ठहरा हुआ था और जिसने लेंसर से ही सिमका क्रिसलर कार किराए पर ले रखी थी। कोलबर्ग कोई और नहीं बल्कि डेविड मोलार्ड था। कारें किराए पर देने वाली इस प्रसिद्ध एजेंसी के ऑफिस में तीसरी ग्राहक अगले दिन पहुंची। ये थी एरिका चैम्बर्स, जिसने पहाड़ों की सैर के लिए कार की मांग की। उसने एक डेटसन कार किराए पर ली जिसे उसने अपने घर के करीब पार्क कर लिया। उस रात 3 मिसाइल नौकाएं बेरूत और जोनियेह बंदरगाह के बीच के वीरान समुद्र तट पर पहुंची और उन्होंने गीली रेत पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक लाकर रख दिया। कोलबर्ग और स्क्राइवर वहां मौजूद थे। उन्होंने वो विस्फोटक फॉक्सवैगन में भर दिया। 21 जनवरी को पीटर स्क्राइवर ने अपना होटल छोड़ा, नीली फॉक्सवैगन लेकर बर्दून स्ट्रीट पहुंचा और उसे एरिका चैम्बर्स की खिड़की से साफ साफ दिखाई देने वाली जगह पर खड़ा कर दिया। इसके बाद वो किराए की टैक्सी लेकर हवाई अड्डे पहुंचा और साइप्रस जाने वाले विमान में सवार हो गया। रोनाल्ड कोलबर्ग ने भी अपना होटल छोड़ दिया और जोनियेह के मॉन्टमार्ट्रे होटल में ठहर गया। दोपहर बाद 3:45 बजे अली हसन सलामी रोज की तरह अपनी शेवरले में सवार हुआ। उसके अंगरक्षक लैंड रोवर में सवार हुए और ये छोटा सा काफिला फतह के मुख्यालय की ओर बढ़ा। कारें मादाम क्यूरी स्ट्रीट से गुजरती हुई वर्दुन स्ट्रीट की ओर मुड़ी। एरिका चैम्बर्स कोने की इमारत की 8वीं मंजिल से इन कारों को आते हुए देख रही थी। मोलार्ड रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए उसकी बगल में खड़ा हुआ था। शेवरले आहिस्ता से नीली फॉक्सवैगन से आगे निकली। उसी क्षण मोलार्ड ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। फॉक्सवैगन फटकर आग के एक विशाल गोले में बदल गई, जिसके साथ ही शेवरले भी लपटों की चपेट में आकर फट पड़ी। धातु और कांच के टुकड़े तेजी से ऊपर की ओर उछल पड़े और आसपास के मकानों की खिड़कियां चटक गईं। फुटपाथ पर कांच के टुकड़े बरस पड़े। दहशत में डूबे राहगीर दहकते हुए मलबे में बिखरे शेवरले के यात्रियों के शरीर देख रहे थे। पुलिस की कारें और एम्बुलेंस घटनास्थल की ओर भागी और चिकित्सा कर्मियों के दल ने शेवरले के मुड़े तुड़े चेसिस में फंसे ड्राइवर, दोनों अंगरक्षकों और अली हसन सलामी के शरीरों को बाहर निकाला। उधर दमिश्क में एक परेशान संदेशवाहक एक अत्यावश्यक टेलीग्राम लेकर यासिर अराफात के पास पहुंचा, जो मेरिडियन होटल में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अबाक अराफात ने टेलीग्राम को पढ़ा और वो रो पड़े। उसी रात एक इजरायली मिसाइल बोट द्वारा प्रक्षेपित हवा से भरी रबर की नाव जोनियेह के समुद्र तट पर उतरी। रोनाल्ड कोलबर्ग और एरिका चैम्बर्स फुर्ती से उस नाव पर सवार होकर जहाज पर पहुंच गए। कुछ घंटों बाद वो इजराइल में थे। उनके द्वारा किराए पर ली गई कारें लेबनान की पुलिस को समुद्र तट पर खड़ी मिली, जिनकी चाबियां उनके इग्निशन में लगी हुई थी।